हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि आप अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की जॉब देख रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस को ये जॉब करनी चाहिए और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या आपका टेक्निकल स्किल होना चाहिए, इसके साथ ही इसमें प्रोग्रेस कितनी है, आप कहाँ तक बढ़ सकते हैं और इसकी सैलरी क्या हो सकती है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आप भी अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा डिटेल में। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब करना चाहते हैं या फिर आप ऐसे देखते हैं कि आपको एक आईटी सपोर्ट में जॉब करनी है और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट करने के लिए बेस्ट हो सकता है आपका डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। इस प्रोफाइल पे आप स्टार्ट करके धीरे धीरे करके कुछ सालों में आगे तक बढ़ सकते हैं और आप एक अच्छा खासा सैलरी ले सकते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता है और आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और सैलरी भी कम होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ेगी और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, तो आप उस पर आगे तक बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कि आपको क्या एजुकेशन चाहिए। दोस्तों आजकल देखा गया है कि बहुत सारे जो छोटे शहरों में होते हैं बच्चे, वो इस तरफ जॉब में आईटी जॉब में बढ़ते हैं और वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होता है या फिर कहें कि उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो अच्छे से कहीं इंस्टीट्यूट से सीख सके या कुछ भी करके नॉलेज को ले सके, यूट्यूब से पढ़ सके या बुक्स पढ़ सके कुछ भी। तो वो थोड़ा सा अपने जो घर के आसपास जो भी टाउन होता है वहाँ पे आते हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको 6 महीने 3 महीने हार्डवेयर नेटवर्किंग या कोई भी आईटी का कोर्स करते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि हो सकता है 1 साल का डिप्लोमा देते हैं 6 महीने का, और आप उसके बाद वो प्रॉमिस करते हैं कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी या फिर आपको वो कहीं लगवा देंगे, और बाद में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको वो जॉब लगवा दें। अगर लगवाते भी हैं तो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये तक की जॉब होती है या उससे भी कम होती है। तो आपको बेस्ट करना क्या चाहिए, अगर मेरी माने तो आप 12th करके कोई भी हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स मत करिए क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप 10+3 करें या कहें कि 10 करने के बाद आप 3 इयर्स का डिप्लोमा करें या फिर आप कहीं पर इसे पॉलीटेक्निक भी कहते हैं, डिप्लोमा करें 3 इयर्स का, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टेक्निकल का जो बेस होगा वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको सारी बता दी जाएंगी जो कि आपको उस कोर्स में शायद ना बताएं जो आप हार्डवेयर नेटवर्किंग में करते हैं। जब आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं और आपके लिए जॉब के ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बल्कि और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के बारे में। तो अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट चीज़ हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपने 12 कर लिया है, साइंस से खासकर किया है, उसके बाद आप देख रहे हैं तो भी आप इस तरह के कोर्सेज़ की तरफ ना बढ़िए क्योंकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपने 12th करके कोर्स किया है और आपने डेस्कटॉप सपोर्ट में इंजीनियरिंग में 2 साल 4 साल काम कर लिए हैं, तो आगे आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पे रुक जाएंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर आप 10th करके डिप्लोमा करेंगे तो भी आपके पास चांसेस होते हैं आगे जाने के लिए, या फिर अगर आपने 12th किया है तो उसके बाद BSc IT कर लीजिए या कोई भी ऐसा साइंस से ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो भी आपके पास अच्छा चांस होता है। वहाँ पे क्या होता है, आप बेसिक जो आप बेसिक शुरू करते हैं वहाँ से आप ऊपर तक प्रिपेयर होके आते हैं। कॉलेज में जब आप जाते हैं पढ़ते हैं तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके आते हैं और उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपके पास एक अजीब सा नहीं कहेंगे, ये कहूँगा कि आपके पास एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। आप अगर कंपनी में इंटरव्यू देंगे, आप बोलेंगे 12th पास करके या 10th पास करके मैंने कोर्स किया है, और अगर आप बोलेंगे कि मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। सैलरी में भी आपके फ़र्क आएगा और जो मेन चीज़ है वो में हो सकता है दोनों को सैलरी सेम मिले स्टार्ट में, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखेंगे जब आप प्रमोट होंगे तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आप ये दोनों नहीं करेंगे, आप एक इंस्टीट्यूट से जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि आप अगर प्रमोट होंगे तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपका क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देखा जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप टीम लीडर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो भी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये बताऊँगा, 10+3 करिए, डिप्लोमा करिए या 12th करिए आपने तो कोई भी ग्रेजुएशन करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा।
और ये इंस्टीट्यूट से जो पढ़ने का जो ऑप्शन होता है 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, ये आपके पास बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चारा नहीं है, आप बिल्कुल ही मतलब आपको कोई भी कुछ भी नहीं पता है, आपके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, तब जाके आप इसे करिए। एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं सिखाते हैं, यहाँ पे भी आपको एक जॉब लायक तो बना ही देंगे, लेकिन ये आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपके पास क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आपको एक काम दिया जाएगा कि आप एक लैपटॉप को प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने का मतलब है आप उसमें OS इंस्टॉल करिए, उसके बाद एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, एक एंड यूज़र को लॉगिन कराइए, उसको प्रिपेयर कराइए, प्रिंटर इंस्टॉल कराइए। आप उसको एक कंप्लीट सिस्टम, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया यूज़र आया है, कोई नया एम्प्लॉय आया है, तो उसके लिए आप अपना कंप्यूटर पूरी तरह से प्रिपेयर करके उसको यूज़ करने लायक बनाइए। यहाँ से आपकी करियर की शुरुआत होती है। आप एक लैपटॉप पे सीधा प्रिपेयर करके इंस्टॉल करके आगे देते हैं। उसके बाद आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आपको सपोर्ट देने पड़ते हैं एंड यूज़र सपोर्ट पे। आपके पास लाइक प्रिंटर इंस्टॉल करना है, किसी को कोई नया सॉफ्टवेयर आया है उसे इंस्टॉल करना है। जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर तो बहुत इजी होते हैं, नेक्स्ट करके आप कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सर्वर एड्रेस मांगते हैं, लाइसेंस मांगते हैं, अपडेट मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। तो उस केस में आपको एक SOP मिलता है उनकी तरफ से, जो आपको सॉफ्टवेयर जहाँ से आप लेते हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, किस तरह का आपको सपोर्ट देना है, ट्रबल शूट करना है, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आप कोई नई सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हैं या सपोर्ट देने के लिए आपका मैनेजर आपको कहता है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसे SOP मांगिए, जहाँ से सॉफ्टवेयर लिया गया है आपको दे देंगे और आराम से पढ़िए। और कई बार तो जहाँ से आप सॉफ्टवेयर लेते हैं वो लोग भी उस पर सपोर्ट देते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा उनके साथ बात करनी होती है, थोड़ा सा कांटेक्ट करना होता है, आपको पूरा सपोर्ट देंगे और आपको वो सिखा भी देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी जो हो सकता है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, Office 365 एप्लीकेशंस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, आपको उस पर सपोर्ट देना पड़ सकता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है आपका आउटलुक, एक्सेल, टीम्स, आजकल OneDrive भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये सब बेसिक जो होते हैं, इनमें आपको जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ सकता है। और इनमें भी अगर सबसे ज़्यादा कहूँ तो आउटलुक आपको बहुत अच्छे से पूरी तरह से सीखना है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा। मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा और आने वाले टाइम में भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आउटलुक का ट्रबल शूटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है, सीख लेनी है, समझ लेनी है। इसलिए आपको सीखने के लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बताऊँ तो आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा, आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे मेरे जैसे चैनल्स हैं जो कि सिर्फ आउटलुक पे ही काम करते हैं और आउटलुक के बारे में आपको अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे। तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और जब आप कभी जाते हैं, कोई एक नया प्रॉब्लम आता है, आप देखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आपने कभी सुना नहीं है, कभी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप उसको देखिए प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने सिस्टम पे जाइए, उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिटेल डालिए, गूगल पे पढ़िए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सारे आंसर वैसे के वैसे आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो साइट होती है उनके लिंक्स मिलेंगे, कम्युनिटी लिंक्स मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके सारा देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया होगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके सपोर्ट आपको करने को मिल सकते हैं। आजकल OneDrive बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और टीम का बहुत ज़्यादा चलन है, तो आपको टीम के ट्रबल शूटिंग, टीम का पूरा फंक्शन, ये सब भी आपको सीखना है और OneDrive के बारे में भी सीखना है। OneDrive अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप एक बार अगर यूज़ करना शुरू करेंगे, आपको लगेगा इससे ईजी तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। बहुत ईजी इंटरफेस है, क्या क्या यूज़ होता है वो भी बहुत अच्छे से दिया गया है। OneDrive में बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आप Google Drive यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उस तरीके से हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं और वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं भी उस पर वीडियो बनाऊँ, ऐसा कुछ होगा तो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप डेली सपोर्ट दे सकते हैं, इस तरह के जो बेसिक सपोर्ट होते हैं। और हार्डवेयर में आपको आ सकता है कि हार्ड ड्राइव चेंज करना या फ़ैन नॉइज़ कर रहा है कंप्यूटर का, तो उसको ट्रबल शूट करना, कई बार आपको रैम चेंज करना, इस तरह की चीज़ें हो सकता है। सेम लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी। डेस्कटॉप में भी आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है क्योंकि लैपटॉप वारंटी में होते हैं, तो आप जिस कंपनी का लैपटॉप आपका ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है, आप कॉल लॉक करिए और वो आ जाते हैं, वो उसको रिपेयर कर देते हैं, देख देते हैं। तो आपको ज़्यादातर आपको डेस्कटॉप में करना पड़ सकता है ऐसा। उनके भी वारंटी में होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा आपको जो भी आपका प्रोवाइडर है उससे ज़्यादा कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह के सपोर्ट आपको करने पड़ सकते हैं। प्रिंटर के
कार्ट्रिज चेंज करना पड़ सकता है, प्रिंटर का ट्रबल शूट करना पड़ सकता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और आपको नेटवर्क का थोड़ा सा करना पड़ सकता है, जैसे कि कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, लैन कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर कहें कि कोई केबल आपको बनानी है, पैच कॉर्ड आजकल तो बने बनाए आते हैं, लेकिन आपको उसके कलर कोडिंग याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये सारे काम होते हैं जो आपको डेस्कटॉप सपोर्ट L1 पे काम करने को मिलते हैं। इसके बाद आपने अच्छे से काम कर लिया, अच्छे से सीख गए, तो आप L2 में जा सकते हैं। L2 में क्या होता है, जो L1 नहीं कर पाता है, उसको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वो L2 पे जाता है। L2 वाले ट्रबल शूट करते हैं ज़्यादा अच्छे से, वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। वहाँ पर आप सारा इस तरह के जो ट्रबल शूट आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं तो जाएंगे, किसी से तो पूछेंगे, जो आप नहीं कर पा रहे तो वो सेकंड लेवल पे जाएंगे, आप वो कर देंगे। अगर उनसे भी नहीं होता है मैक्सिमम, तो वो फिर थर्ड लेवल पे जाते हैं। अगर उनसे भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आउटलुक में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो उनसे भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो थर्ड लेवल को देते हैं। जो एक्सचेंज की टीम होती है वो देखती है और वो मैक्सिमम केसेस में सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कुछ आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा नया प्रॉब्लम आ गया है, तब वो क्या करते हैं कि वो खुद ही माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट करते हैं, सपोर्ट पर्सन होता है उनका, और वो आपको सारी सहूलियत जो थर्ड लेवल पे होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। वो नीचे आती है सेकंड लेवल पे, वो फिर आप तक आती है और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरीके से काम होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तो आप जा सकते हैं कुछ सालों बाद। सेकंड लेवल से थर्ड लेवल जाने के लिए आपको टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, क्या अपग्रेड हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार जॉब मिल गई तो आप कंप्लीटली पढ़ना बंद कर देंगे, तैयारी बंद कर देंगे। आपको अगर टेक्निकल सपोर्ट में काम करना है तो या मैं कहूँ कि किसी भी फील्ड में आपको काम करना है तो टाइम टू टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। नई नई चीज़ें आती हैं मार्केट में, आप उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। मैं बात करूँ आज से अगर 5 साल पहले जो लैपटॉप आते थे अलग तरीके के होते थे, अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता था। अभी जो लैपटॉप आते हैं उसमें अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ हो जाती है। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यहाँ तक आपको हमेशा आपको अपने आप को तैयार करना है। अगली बात करते हैं आपको किस तरह की सैलरी मिल सकती है। दोस्तों आजकल थोड़ा सैलरी का स्टैंडर्ड डेस्कटॉप सपोर्ट में अच्छा हो गया है, इससे पहले थोड़ा सा सही नहीं था। तो अगर आप बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है और बहुत ही छोटी कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है आपको 8 से 10 हज़ार रुपये दे वो स्टार्टिंग में। अगर किसी अच्छी कंपनी में आप चले गए तो 15, 16, 20 हज़ार भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन उस केस में आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया, या तो आपको डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये तक भी मिल सकते हैं। अगर आपको छोटी कंपनी में आपने काम किया है और ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। कुछ साल बाद आप 15 से 20 हज़ार रुपये की छलांग मार सकते हैं। L2 में जाएंगे तो आपको 35 हज़ार, 30 हज़ार इस तरह का सैलरी मिल जाता है। L3 में जाएंगे तो हो सकता है आपका 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक, जो भी आपको, क्योंकि L3 में आप जाएंगे तो आप एक डेडिकेटेड फील्ड में चले जाएंगे, एक डोमेन आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 डोमेन हो जाएगा, एज्योर का हो जाएगा, या फिर नेटवर्किंग में आप जाना चाहते हैं नेटवर्किंग की तरफ से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस फील्ड में जाएंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी हो सकती है। तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं L3 में जाने के बाद। उसके बाद आप टीम लीडर भी बन सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन वगैरह है और आपको काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और आप मैनेजर बन सकते हैं या फिर सर्विस डिलीवरी मैनेजर बन सकते हैं। इस तरह का डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है। और अगर आप स्विच करते रहेंगे टाइम टू टाइम मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर साल में स्विच कर लीजिए, 6 महीने में कर लीजिए। 2 साल आपने काम किया, कुछ साल काम किया, आपको लगता है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए हैं और एक अलग लेवल पे, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप L1 है, L2 नहीं मिल रहा है, तो आप स्विच करके थोड़ा सा और अपने आप को प्रिपेयर करके दूसरी जगह इंटरव्यू दीजिए और दूसरी जगह जाके आप L2 का जॉब पा सकते हैं। उसी तरह L3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आप कर सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रमोशन नहीं होते हैं तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन इस प्रोफाइल पे काम कर सकता है, और आपके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या हो सकती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, और आपके प्रमोशन का क्या लेवल तक हो सकता है। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए और अपने आप पे काम करते रहिए। नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते रहिए, ध्यान लगाते रहिए। हमेशा माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ों पे ही काम करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड ही होती हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।